खालिद साहब, पाकिस्तान को ख़ास तौर पर इसके अंदर जो सिक्योरिटी और उसके साथ साथ तिजारती जो दो अहम पहलू हैं, इसमें पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो अपने मसाइल को, अपनी चीज़ों को उजागर कर सके। तो एक तो ये बताइएगा, दूसरा जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा कि इसमें रशिया मौजूद है तो यूक्रेन की उस तरह बात नहीं होगी, तो ईरान मौजूद है तो क्या फ़लस्तीन की उस तरह बात हो पाएगी, और पाकिस्तान क्योंकि इसके अंदर मौजूद है तो क्या कश्मीर की उस तरह बात हो पाएगी। और दूसरा फिर ये एक जो पहलू पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है कि क्या मुनासिब वक्त है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो बुनियादी तौर पे बड़े एजाज़ की बात है कि हम इसको होस्ट कर रहे हैं, और ये ओकेजन्स होते हैं जहाँ पे आपने अपने मुल्क को प्रोजेक्ट करना होता है कि वो कितना कैपेबल है, किस तरह से ऐसी कॉन्फ्रेंस को होल्ड करता है, और किस तरह से अपने मेहमानों की इज़्ज़त अफजाई करता है, अपने मुल्क को किस तरह से पेश करता है। तो ये इस हवाले से तो बड़ा है, इसमें सारे मुल्क की ज़िम्मेदारी है, अवाम की भी ज़िम्मेदारी है, इदारों की भी ज़िम्मेदारी है, पीटीआई की भी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे मौके के ऊपर जो है वो इस किस्म का जेस्चर ना जाए जिससे जो हमारे मेहमानों को ये तासर मिले कि ये ऐसे ही लोग हैं, हर वक्त रौला डाले रखते हैं, फड्डा किए रखते हैं, ये कुछ सीरियस नहीं है अपने मामलात को सही तरीके से, सियासी मामलात को भी चलाने के। तो और हुकूमत का रवैया भी बेहतर होना चाहिए। हुकूमत भी पीटीआई का जो कॉल है उसके ऊपर वो अब के मार वाली उन्होंने रखी हुई है पोजीशन, तो इतनी दफ़ा वो मार के चले गए आपको, अब फिर आप उनको कह रहे हैं आके दिखाओ, उनसे इंगेज करें, बात करें और ये सारा ख़त्म करें। मेरा ख्याल है प्रेशर है अंदरूनी तौर पे भी पीटीआई पे है, अगर थोड़ा अच्छे तरीके से बात कर ली जाए ख्वाजा आसिफ की बड़कों से हट के, तो मेरा ख्याल है मामलात बेहतर हो सकते हैं। तो जहाँ तक इस फोरम की बात है, एक तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो बड़े अरसे बाद हमें ख्याल आया 50s के बाद के रीजनल अप्रोच ज़्यादा बेहतर है। हम सात समंदर पार दोस्तियां रख के भुगत चुके हैं, बहुत से मसाइल का शिकार रहे हैं, और जब हमें मुसीबत पड़ती है तो सातवां बैरी बेड़ा ही नहीं पहुंचता फिर। तो इसलिए हमें चाहिए कि रीजन में हम ज़्यादा रिलेशनशिप अपने बिल्ड करें, बेहतर करें। चाइना से तो हमारा है ही है, बड़ा अरसा हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, पड़ोसी है, बड़ा समुंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची, शहर से मीठी दोस्ती हम समझते रहे। लेकिन हम जो कंसर्न्स होते हैं, नेचुरली जितने भी अच्छे दोस्त हों, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहां आपको उनकी सेंसिटिविटी का भी ख्याल करना होता है। तो अब मेरा ख्याल है वो चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, तो अब हम उस तरफ ज़्यादा बेहतरी से आगे जा रहे हैं। चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, दोस्त रहेंगे, और बहुत अच्छी दोस्ती और ताल्लुक बहुत अच्छा है हर लिहाज से, चाहे वो स्ट्रेटजिक हो, इकोनॉमिक हो, पीपल टू पीपल हो, और एक दूसरे की लीडरशिप के बारे में जो एहतराम पाया जाता है दोनों तरफ से, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाइना को प्रॉब्लम एक ही है ख़ित्ते में, और वो है कि अमेरिका यकीनन भारत को इस्तेमाल कर रहा है कि उसको इन्फ्लुएंस उसका रोका जाए बढ़ने से और कम किया जाए। चीन अपने ताईं एक आलमी क़ुव्वत बनने के करीब है, बल्कि तकरीबन बन चुका है। टेक्नोलॉजी में देखें, इक़्तिसादी तौर पे देखें, उसका इन्फ्लुएंस देखें, साउथ अफ्रीकन कंट्री से लेके और अपने इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं, और अमेरिका को बड़ा सीरियस कंसर्न है इसके ऊपर। लेकिन चीन खुद भी इसको टैकल कर रहा है, और पाकिस्तान यकीनन चीन के साथ खड़ा है, तो बहुत इफ़ेक्टिवली उस सारे डिज़ाइन को जो है वो टैकल किया जा रहा है। रशिया के साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है और आगे बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारी मेंबरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रशिया ने प्ले किया। अभी ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए भी वो बहुत यकीनन बहुत अच्छे पेश है उसमें। ओवरऑल इस फोरम की अगर जब हम बात करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी ख़तरात और ख़ित्ते का अमन एक ऐसा कॉमन गोल है जो इस फोरम पे अचीव करने का बार बार हर डिक्लेरेशन में आपको मिलेगा, अभी भी आएगा, उसमें भी ये चीज़ें होंगी। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो उसमें वो कन्फ्लिक्ट यकीनन बिटवीन द लाइंस आती हैं जो ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है, जिसमें भले फ़लस्तीन का मसला हो, भले कश्मीर का मसला हो, वो ऑब्वियसली वो पॉप अप होती हैं वो चीज़ें। उसके ऊपर अप्रोच किस तरह से उसको किया जाता है, ये इस मैटर ऑफ टाइम मेरा ख्याल है कि एक वक्त आएगा जब मेरा ख्याल है भारत को भी ख़ित्ते के अमन और सिक्योरिटी के हवाले से कोई ख़ास एतराज़ नहीं होगा, और ये कॉमन ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान और भारत इस फोरम को इस्तेमाल कर सकते चीज़ों को आगे बढ़ाने में। बाकी मुल्क अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी किसी मुल्क का आपस में उस तरह से वो कन्फ्लिक्ट उस तरह से नहीं है। चाइना भारत की थोड़ी बहुत है, और पाकिस्तान भारत की ऑब्वियसली है, बाकी ममालिक की आपस में इस तरह की कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये फोरम
किसी ना किसी सतह पे यूज़ होगा। 2020 में मेरा ख्याल है इसकी कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, बाकी ममालिक से थोड़ा सा इंगेज किया गया इस इशू के ऊपर कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और सिक्योरिटी अगर बेहतर नहीं होगी तो ये फोरम जितने हमने बनाए हुए हैं, SCO, ब्रिक्स हो या सार्क हो, ये इनइफेक्टिव रहेंगे, क्योंकि कोई कन्फ्लिक्ट छोटी मोटी भी हो गई तो वो सारी उसको सबोटाज कर देगी, सारी एक्टिविटी को। ट्रेड रिलेशंस आपके हों, इकोनॉमिक रिलेशंस आपके हों, स्ट्रेटजिक रिलेशंस हों, दिगर जो सियाहत के हवाले से मुल्क बहुत अच्छे हैं, ये सारे ट्रैवल किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉपअप होती हैं चीज़ें, किस सतह पे होती हैं उसका हल निकाला जाता है, इन फोरम पे नहीं निकाला जाता, लेकिन होंगी ज़रूर, ये डिस्कस भी होती हैं और लोगों के जहन में भी होती हैं कि ये मामला इम्पॉर्टेंट हैं। खित्ते को अगर आगे बढ़ना है, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इस खित्ते में, रिसोर्सफुल बहुत है, एनर्जी के हवाले से देख ले, एग्रीकल्चर के हवाले से देख ले, बाकी इक़्तिसादी हवाले से भी पर कैपिटा इनकम 3-4 मुल्कों की तो ऐसी है कि वो इंटरनेशनल जो बड़े मुल्क हैं उनके बराबर तकरीबन चली जाती है। तो यकीनन उस हवाले से बहुत टेक्नोलॉजी, यानी ये अगर मामला को एक फोरम पर जब हल किया जाता है तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है तमाम खित्ते के ममालिक के लिए। राव खालिद साहब, मुसव्विदे आ गए, अब ये इंतज़ार था और हुकूमत का मुसव्विदा भी आ गया जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, जो तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, जिस पर हुकूमत बात कर रही थी लेकिन मुसव्विदा सामने नहीं था। JUIFA का मुसव्विदा भी सामने आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ पर आपको लगता है कि नज़रियाती इख्तलाफ है इन तमाम मुसव्विदों को देख कर, या आपको लगता है मफादात हैं? देखें, एक पहले बड़ी कमेटी डली हुई थी, अब एक उसमें छोटी कमेटी भी डाल दी गई है जी, तो वो देखेगी चीज़ों को कि किस तरह से लेके चलना है। बात मुसव्विदों की आईनी तरमीम की नहीं है, बात है एक बुनियादी असूल की। मुझे रोज़ हैरान करते हैं बिलावल साहब जो बयान देते हैं, आज वो हज़रत कायद आज़म को उन्होंने कोट कर दिया। तो मसला ये होता है कि आप जब पिक एंड चूज़ करते हैं एक बयान को, उसको हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट के अलावा बग़ैर उसके करते हैं, तो फिर यही नतीजा निकलता है उसका। मुझे लगता है वो ख़ुद अगर थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देख लेते तो उनको समझ आ जाती कि कायद आज़म जब फरमाया था उन्होंने 1931 में, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में था। उस वक्त पूरी दुनिया में इसके ऊपर बहस चल रही थी और उसकी वजह यही थी कि जो एग्जेक्टिव थी वो समझती थी ये अदालतें जुडिशल रिव्यू के नाम पे, अदालतों कानून की तशरीह के नाम पे हमारे मामलात में मुदाखलत कर रही हैं, दे आर नो बॉडी। बल्कि ऐसा भी हुआ कि जजों को उठा के इंडिया में पोस्टिंग कर दी गई उनकी, वहाँ से इस किस्म का झगड़ा था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं कहता हूँ कि हम रिवर्स गियर में जाते हैं आगे जाने की बजाय। उस वक्त हर पूरी दुनिया में इस पर बहस होती थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए जो सिर्फ इस पे करे और इन चीज़ों को तय करे। उसके बाद हुआ ये कि आपका चार्टर ऑफ जो ह्यूमन राइट्स है वो आ गया। जब वो आया तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उन्होंने देखा कि ब्रॉडर जो इश्यूज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ, उसके अलावा इंडिविजुअल राइट्स का इशू भी तकरीबन उसी लेवल का है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी या जुडिशल कोर्ट्स जो है रूटीन में वो करेगी, तय करेगी। फिर ये ओवरलैपिंग शुरू हुई, 70s में 80s में बहुत डिस्कशन हुई और फाइनली जो अभी भी बहस जारी है उसके ऊपर, फाइनली नतीजा ये निकला है। वो कहते हैं कि जुडिशल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुडिशल रिव्यू अगर नहीं होगा तो जो मुंतखब नुमाइंदे हों भले डिक्टेटर हो, उनके अंदर डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज पाई जाती हैं। वो कानून साजी भी ऐसी करते हैं, वो ऐसे एक्ट लेके आते हैं, आइन के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ लेके आते हैं जो इनफरादी हकूक़ को, बेसिक फंडामेंटल राइट्स को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसलिए जुडिशल रिव्यू कोई भी लेजिस्लेशन हो उसका बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बेसिक पॉइंट, ये इस्टेब्लिश दुनिया में हो चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो जुडिशल रिव्यू है वो अगर हो तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो। 1973 में बिलावल साहब के नाना ने जो आइन बनाया था वो बड़ा फ्यूचरिस्टिक था, उसकी अप्रोच बिल्कुल ठीक थी और ये मानना पड़ेगा अभी तक वो निज़ाम कामयाबी से चल रहा है। अगर आप इंडिविजुअल केसेस को लेके 2-4 वज़ीर आज़म के या 1-2-3 मार्शल लॉ की इंडोर्समेंट के अलावा बाकी भी हज़ार केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स की इंप्लीमेंटेशन का हुआ है और बहुत सी चीज़ें उसमें डिसाइड हुई हैं। जैसे अभी मखसूस नशिस्तों वाला केस है, वो फंडामेंटल राइट पे जाके डिसाइड हुआ है क्योंकि वो अवाम का केस है, अवाम के वोटों का मसला है। तो आप ये कहें कि जी अगर साकिब निसार साहब या बंदयाल साहब या आसिफ कोसा साहब या इफ्तिखार चौधरी साहब ने कुछ सुओ मोटो गलत ले लिए 2-4 या उन्होंने कोई 1-2 गलत फैसले कर दिए, उस बुनियाद पर आप पूरे सिस्टम को तलपट कर दें और इतने बेहतरीन तरीके से पूरा सिस्टम अभी तक आपका उसी तरह से चल रहा है। पार्लियामेंट अगर आप इनफरादी फेल पे जाते हैं, इवन इज्तिमाई फेल पे भी जाते हैं इदारों के, तो पार्लियामेंट भी अपने ज़रा गिरबान में झांक ले एक दफ़ा। 270 मैंने ऐड कराया था जिसपे आपने ज़ियाउल्लाह के मार्शल लॉ को आईनी तरमीम करके इंडोर्समेंट दी। 270 AA भी मैंने नहीं किया था,
वो भी इस पार्लियामेंट ने किया था, जिसमें बिलावल साहब भी बैठे थे और बाकी बिलावल साहब के बुजुर्ग बैठे थे और बाकी लोग भी उनकी पार्टी के लोग बैठे थे, जिन्होंने 270 AA करके जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ को इंडोर्समेंट दी, कोर्ट के फैसले को इंडोर्स किया, उसको किया। उसके बाद 270B और 270BB हुआ, जिसमें इलेक्शन डिले को आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया, 2002 के इलेक्शन को और 2008 के इलेक्शन को। तो मैंने तो नहीं किया ये, आप भी बराबर के हिस्सादार हैं। तो मसला ये कि जब आप असूली बुनियाद पे खड़े होंगे, जब आप असूली बुनियाद पे बात करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे। और दूसरी बात ये, आपको तरमीम का बड़ा शौक है, 18वीं तरमीम आपने की है, मुझे उसके इतलाक़ के हवाले से बता दें, आप मुतमईन हैं कि आप उसका इतलाक़ कर पाए हैं? सूबे उतने बाइख्तियार हैं जितने आपने उनको खुद मुख्तारी दी है? NFC वार्ड के ऊपर हर रोज़ आपका झगड़ा होता है, रॉयल्टी के ऊपर आपका झगड़ा होता है सूबों का मरकज़ के साथ, और अमन व अमान की सूरत को कंट्रोल करने के हवाले से आप रिक्वेस्ट करते हैं जी रेंजर्स लगा दे कराची में। तो कितना आपने इम्प्लीमेंट किया उसको? हेल्थ के हवाले से तालीम के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 18वीं तरमीम के जो इख्तियारात आपके पास हैं, कितने आपने इम्प्लीमेंट कर लिए? अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आप बना लेंगे, आप उससे अगर समझते, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि वो चीज़ें नहीं होंगी जो पहले हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर फारग नहीं होंगे या फांसी नहीं दी जाएगी या ये नहीं होंगी, ये आपकी खाम ख्याली। आपको पता है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं रुक सकती। आप जब असूल की बुनियाद पे, जमहूरियत की बुनियाद पे और अवाम के मफाद की बुनियाद पे आप बात करेंगे, अवाम के बेहतरी के लिए बात करेंगे, तो फिर आप सही तरमीम भी करेंगे और वो इम्प्लीमेंट भी होंगी और उसका रिजल्ट भी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक निकलेगा। यानी आप समझते हैं, या अपने इक़्तिदार स्पेसिफिक करके आप कोई नहीं कर सकते हासिल।